तो हम लोग डिस्कस ओशनोग्राफी में कर रहे थे। ओशनोग्राफी में टॉपिक है ओशनिक करंट। कल इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोगों ने की थी कोरियोलिस फोर्स के बेस पर। आज हम लोग डिटेल में बात करते हैं। हम लोगों ने कल ओशनिक करंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज टॉपिक हम लोग इसको शुरू करते हैं। महासागरीय धाराएं, ये टॉपिक है। ओशनिक करंट है क्या? क्षमा कृष्णा सिंह, आप तो राजस्थान से बात कर रहे हैं लगता। चलिए, ओशनिक करंट्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टॉप सरफेस वाटर या अपर वाटर ऑफ द ओशन इज कॉल्ड ओशनिक करंट। ये समझना है। तो ऊपरी सतह का जो पानी है महासागर में चलता है, उसे हम उसके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, वर्टिकल को नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ही ओशनिक करंट कहते हैं। अब अगर हम लोग मान लें कि ये कोई ओशन है, ऐसे वो ओशन का जो ऊपरी वाटर होता है, जहां सनरेज पहुंचती रहती है, ये रिलेटिवली वार्म होता है, गर्म होता है। जबकि जो बॉटम वाटर है, ये कोल्ड एंड डेंस होता है और ये वार्म एंड लाइट होता है। ये गर्म और हल्का है। हम लोग थर्मोक्लाइन, पिग्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, इन शब्दों को भी सीखेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सिंपल मोटा सा कंसेप्ट ये हो गया कि टॉप लेयर वाटर इज वार्म एंड लाइट एंड अंडरलाइन वाटर इज कोल्ड एंड डेंस। अगर ये हल्का है, लाइट है, और ये डेंस है, सीधी बात है कि लाइट मैटर ऑलवेज फ्लोट्स ओवर द डेंस मैटर। ये इस पर तैरेगा, और तैरते हुए जो पदार्थ होते हैं वो, उनमें भार बहुत कम होता है। इट एक्ट लाइक द वेटलेस। ये भारहीन परत जैसा काम करती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी इज वेरी लाइट। तो अगर डेंसिटी का डिफरेंस है तो वो तैरता हुआ और तैरती हुई चीजें भारहीन होती है। तो दिस इज सिंपल जस्ट लाइक द वेटलेस लेयर। अब अगर वीक फोर्सेस भी होंगे, जैसा कि हमने कहा कि यहां पर मिड लैटिट्यूड पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहता है कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स अपने राइट हैंड साइड चीजों को घुमाता है। इसको घुमा लेगा टॉप सरफेस वाटर को, बिकॉज इट इज द लाइट वेट और द वेटलेस। ये बहुत हल्का या भारहीन होगा, इसलिए यहां पर इसे कोरियोलिस फोर्स क्लॉकवाइज घुमाता रहता है। यहां कोरियोलिस फोर्स इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता रहता है। अब इसके घूमने से अगर देखा जाए, अर्थ के रोटेशन से ये जनरेट हुआ, तो यहां टॉर्क ज्यादा है। अगर टॉर्क ज्यादा हुआ, तब उसके धक्के से टॉर्क के ये इक्वेटोरियल करंट मूव करेगी। इक्वेटोरियल करंट, तो यहां भी इक्वेटोरियल करंट मूव करेगी। दोनों इक्वेटोरियल करंट चलती हुई कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट से टकराएंगे, क्योंकि ये ईस्ट से आ रहे हैं। ईस्ट से वेस्ट चलते हैं इक्वेटोरियल करंट, और अब ये कोस्ट के सहारे टर्न करेंगे, और अगर ये टर्न कर रहे हैं तो ये वार्म करंट बन गई, इसीलिए रेड कलर से हमने शो की। स्पष्ट हुआ? अब इधर हम लोग जानते हैं कि 40 डिग्री पर वेस्टर्लीज विंड्स चलते हैं, और ये वेस्टर्लीज विंड्स पानी को अपने साथ घसीटेंगे। यहां भी वेस्टर्लीज विंड्स पानी को अपने साथ घसीटेंगे। तो ये जो येलो कलर से हमने शो किया है, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने विंड्स में, इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं। दीज आर द वेस्टर्लीज विंड्स। अब विंड्स को जैसा पानी मिलेगा वैसा ले जाएंगे। ओशन इधर की ओर साउथ में ज्यादा चौड़े हैं, ज्यादा एक्सटेंसिव है। यही ओशन नॉर्थ में, यहाँ आइलैंड वगैरह है, नैरो है, तो यहाँ पोल का ठंडा पानी कम आ पाता है, यहाँ पोल का ज्यादा ठंडा पानी आता है। इसीलिए ये जो करेंट्स हैं, ये कैसे हैं? वार्म है। तो दीज आर द वार्म करेंट्स। और यहां हम लोग कहेंगे तो दीज आर द कोल्ड करेंट। अच्छा, सब ठीक है ना? तो वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज के कारण ये मूव करते हैं। तो यहां पर ये वेस्टर्लीज ड्रिफ्ट करंट बन जाएगी, लेकिन ये ड्रिफ्ट करंट कोल्ड होगी। दिस इज द कोल्ड। लेकिन यहां वाली जो ड्रिफ्ट करंट होगी, ये वार्म रहेगी, क्योंकि इधर सागर नैरो है, ओशन नैरो होते हैं, तो पोल का कम ठंडा पानी आ पाता है। यहाँ पोल की ओर से ज्यादा ठंडा पानी पहुंचता रहता है। इधर नैरो है, बड़े बड़े आइलैंड है,
तो ये आपने कंसेप्ट यहाँ समझ लिया। इसके बाद यही गोल घुमाता हुआ करंट को इधर की ओर ले आएगा, इक्वेटर की ओर। तो इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए ये करंट हमें ठंडी लगेगी, दिस इज द कोल्ड करंट। ऐसे यहाँ पर ये भी कोल्ड करंट होगी। यहाँ सैलिनिटी काफी कम होती है, लो सैलिनिटी है। यहाँ पर मिड लैटिट्यूड में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ हाई सैलिनिटी रहती है, तो यहाँ वाटर लेवल नीचे, तो यहाँ से भी एक कोल्ड करंट आती रहती है। मान लो लेब्राडोर सी है तो इसका नाम लेब्राडोर करंट हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट का एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। अब अगर कोई डिस्कस करना चाहता है कि कौन से फैक्टर है किसके बेस पर करंट चलती है, तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स कौन कौन करंट को चलाता है? ड्राइविंग फोर्स, करंट को चलाने वाले बल। सबसे पहला फोर्स कौन हुआ? इसके बदौलत आएगा रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा हो जाएगा सैलिनिटी ग्रेडियंट। रोटेशन ऑफ अर्थ से जो जनरेट होते हैं, तो रोटेशन ऑफ अर्थ से हमें दो फोर्स मिलेंगे, एक अर्थ का घूमते हुए अर्थ का टॉर्क, टॉर्क ऑफ अर्थ, और जो दूसरा है वो है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। टॉर्क कहां इफेक्टिव होता है? जहां रेडियस ज्यादा होती है, नियर इक्वेटर। और कोरियोलिस फोर्स हाई टेम्परेचर के कारण इक्वेटर पर इफेक्टिव नहीं है, लो टेम्परेचर के कारण पोल पर नहीं है। ये सबसे ज्यादा कहां इफेक्टिव है? मिड लैटिट्यूड पर, मध्य अक्षांशों पर। ये दो ड्राइविंग फोर्स हो गए, लेकिन करंट अपनी जगह पर मुड़ती भी है, घूमती भी है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द करंट, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्रभावित कौन कौन करता है? तो तट से टकराएंगे, जिधर कोस्ट की डायरेक्शन मिलेगी कि उधर घूम जाएगी करंट, इसे हम कोस्टल डिफ्लेक्शन कहते हैं, कोस्टल डिफ्लेक्शन कहते हैं। और मुड़ना उसी के हिसाब से ओरिएंटेशन कहा जाएगा, यानी तट से टकराई धारा दो भागों में बट गई, एक इधर गई एक उधर गई, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। तट टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके हिसाब से करंट भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। दूसरा क्या होगा? विंड ड्रिफ्ट, हवा का झोंका जिधर चलेगा तो ऊपर का हल्का पानी विंड के साथ चल देता है। सागर में रिज वगैरह होते हैं तो रिज से टकरा करके भी पानी मुड़ जाता है, तो इसे हम बॉटम रिलीफ कहते हैं। तो सागर की जो निचल आकृतियां हैं, विंड ड्रिफ्ट है, तो कोस्ट की अपनी बराबर रचना है, सभी धाराओं को मोड़ते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण एक उत्पन्न डिफ्लेक्टिव फोर्स है। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को अगर हम रखें, मान लो पानी में कोई एक बॉल घुमा दे, तो बॉल के घूमने से पानी चारों ओर फेंकता है, इसे हम डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, विक्षेपक बल। ये है क्योंकि अर्थ के रेडियस यानी जो टॉर्क है ये एकदम अलग है। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क जो होता है एफ इंटू आर, आर जहां रेडियस अर्थ की ज्यादा होगी टॉर्क ज्यादा होगा। कोरियोलिस फोर्स उल्टा होता है, कोरियोलिस फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेडियस के। इसलिए कोरियोलिस फोर्स पोल पर ज्यादा होते हैं बजाय किसके? इक्वेटर के। और टॉर्क किधर ज्यादा होता है? इक्वेटर पर। तो टॉर्क के कारण इक्वेटोरियल करंट जन्म लेती है, और कोरियोलिस फोर्स की बदौलत सागर के मिड लैटिट्यूड पर जो पानी होगा वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ये दोनों फोर्स कैसे हैं? वीक फोर्सेस हैं, कमजोर बल है। लेकिन ये कमजोर बल धाराओं को चला लेते हैं, क्योंकि ऊपर का पानी हल्का है, तैर रहा है। ड्रिफ्ट, स्ट्रीम एंड करंट, सभी चाहे ड्रिफ्ट हो चाहे स्ट्रीम हो या करंट, लगभग तीनों एक जैसे सिनोनिम्स दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है जरा देखिए। करंट क्या है? ये टॉप सरफेस का मूवमेंट है, ये जो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर चलेगा, तो इधर रहेगी हाई सैलिनिटी और इधर रहेगी लो सैलिनिटी। तो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड करंट। करंट क्या हुआ कि हमेशा, मान लो आपने कहा कि ये सागर का गहराई है, इधर की ओर जो लेवल है आपके पानी का, थोड़ा इसे और स्पष्ट बना दें और अच्छे से आप समझ जाएंगे। हमने कहा कि ये वाटर लेवल है, यहाँ थोड़ा ऊंचा है, इधर नीचा है पानी का लेवल। इट मीन्स यहाँ पानी थोड़ा कम है, इसीलिए लेवल डाउन है, लेस वाटर। यहाँ पर लेवल थोड़ा ऊंचा है तो हम कहेंगे यहाँ मोर वाटर। अब जहाँ वाटर ज्यादा है वहाँ सैलिनिटी कम होगी, और जहाँ वाटर कम है वहाँ सैलिनिटी हाई होगी। इसीलिए ओशनिक करंट मूव करते हैं लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी की ओर, और इसे हम करंट कहते हैं। तो वस्तुतः करंट को कौन चलाता है? फोर्सेस।
सैलिनिटी ग्रेडियंट। ये है, यानी अगर हम ये कहें कि यहां पर हमें लेवल में डिफरेंस दिखा, यहां पानी थोड़ा जीरो से ऊपर है और यहां थोड़ा पानी जीरो के नीचे है, जीरो के नीचे है, दिस इज द जीरो। यहाँ जीरो से थोड़ा नीचे, यहाँ जीरो से थोड़ा ऊपर है। उसका मूल कारण क्या है? देयर इज द सैलिनिटी डिफरेंस। एक जगह पानी ज्यादा है तो वहां सैलिनिटी कम है, और यहाँ थोड़ा पानी कम है तो यहाँ सैलिनिटी ज्यादा है। तो द ओशनिक करंट मूव ड्यू टू द सैलिनिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? सैलिनिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डी डिस्टेंस। तो इनके बीच जो डी डिस्टेंस है, इससे अगर हम सैलिनिटी डिफरेंस को डिवाइड करते हैं तो इसे हम सैलिनिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो ओशनिक करंट वस्तुतः किसके कारण चलते हैं? सैलिनिटी ग्रेडियंट। अब आपने हमसे पूछा ड्रिफ्ट क्या होता है। अब ड्रिफ्ट के लिए अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, तो अब ये ओशन बना लिया। अब हम सी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं दिखाएंगे, एकदम सीधा है, सभी जगह बराबर है। अब अगर इस पर कोई करंट मूव कर रही है, अब अगर कोई वाटर इस पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स होगा। ऊपर के पानी को लेके कौन चल रहा है? इज द विंड। अगर ओशन करंट को विंड चलाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विंड पुश। अगर पवन के धक्के से अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अगर सैलिनिटी के डिफरेंस से हो रहा है, इट इज कॉल्ड करंट। अब समझ में आया? करंट की स्पीड हमेशा सैलिनिटी ग्रेडियंट कमजोर होते हैं तो धीमी होती है, लेकिन ये कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है स्पीड वाला। क्योंकि कभी कभार जब बहुत ज्यादा स्पीड अगर विंड की हो जाए या धीमी हो सकती है विंड, तो इसलिए ऐसा नहीं कहते, ऐसा फैक्टर बताएंगे जो लागू हो। तो करंट है सैलिनिटी ग्रेडियंट के कारण, और ड्रिफ्ट है विंड पुश के कारण या विंड मोमेंटम के कारण, हवा जो धक्का देती है, तो दैट इज कॉल्ड विंड ड्रिफ्ट और विंड मोमेंटम। इसे हम पवन संवेग कहेंगे फिजिक्स में। अब बात आती है, आपने पूछा कि जैसे स्ट्रीम क्या है, तो आपने देखा होगा अगर एक चौड़ी नाली है, उस चौड़ी नाली को अगर हम सकरा कर दें तो वहां पर बर्नौली थ्योरम के हिसाब से उस जगह पर स्पीड बढ़ जाती है। तो अब हम लोग जरा सीखें कि स्ट्रीम किसे कहते हैं। जैसे हमने कहा कि यहां पर सागर चौड़ा है, ऐसे यहां सकरा हो गया। यहां अगर कोई करंट मूव कर रही है, जैसे ये करंट कोस्ट के किनारे किनारे चली आई, यहां टकराई, और टकरा के जब ये वापस करंट जा रही है, तो यहां ये नैरो वाटर पड़ेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर आइलैंड्स वगैरह होंगे। तो ये हिस्सा यहां नैरो पड़ गया, और नैरो पड़ने से इसकी स्पीड बढ़ गई। तो एक तरीके से ये हुआ कि हम लोगों ने पढ़ रखा है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली कहती है जहां प्रेशर बढ़ जाते हैं तो यहां करंट स्पीड फास्ट हो जाती है, करंट स्पीड इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ नैरो आउटलेट। यहां जो निकास द्वार है वो नैरो हो गया। हमने कह दिया ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये जो इधर से करंट गर्मा गर्म चली आ रही है, इसे हम कैरिबियन करंट कहेंगे। अभी अटलांटिक में दिखाएंगे। कैरिबियन करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर करती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको काफी चौड़ा है, लेकिन यहां पर ये क्यूबा आइलैंड है। क्यूबा आइलैंड के कारण ये यहां नैरो हुआ, तो अब इसकी स्पीड बढ़ गई, और जिसकी स्पीड बढ़ गई, अब यही करंट गल्फ स्ट्रीम कही जाती है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको से आई। तो यूएसए के ईस्ट कोस्ट पर हमें ये वार्म वाटर मिलता है, जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम स्ट्रीम का कारण क्या हुआ? द करंट which has been accelerated due to narrow passage। तो अगर नैरो पैसेज या सकरे मार्ग के द्वारा करंट की स्पीड बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम। और स्ट्रीम इज कमिंग फ्रॉम द गल्फ, इट इज कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट पढ़ लिए। अगर नैरो पैसेज के कारण स्पीड बढ़ जाए, ये गल्फ स्ट्रीम। सैलिनिटी ग्रेडियंट से चलती रहे करंट, और अगर हवा धक्का दे दे, विंड पुश हो जाए, तो इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। और कोई डाउट? तो इन शब्दों का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। अब आपके लिए अगर प्रीलिम्स में ये बातें कही आ जाए, तो ये आपको डायग्राम शायद हमेशा याद रहेगा। यहां हम लोग इसके भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये वेस्टर्लीज विंड्स है। तो अगर वेस्टर्लीज विंड्स लेके चल रही है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे इस करंट को? तो ये करंट कौन सी हो गई? वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट का नाम हो जाएगा वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। अब आप इनके एग्जांपल भी दे सकते हैं। वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट, इसके पहले वाले मैप पर हम लोग देख लें। इसके पहले हमने कहा कि यहाँ ये जो वेस्टर्लीज लेकर चल रही है, इन का नाम क्या होगा? वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। यहाँ भी ये वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट।
यहाँ की वेस्टर्नली ड्रिफ्ट गर्म है क्योंकि सागर नैरो है, यहाँ की ठंडी है क्योंकि पोल से ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी आता है। तो इन द सदर्न पार्ट ओशन रिसीव्स द कोल्ड वाटर इन लार्जर अमाउंट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एक्सटेंशन इन द साउथ, while in case of narrow in northern hemisphere westerly drift current are warm because of their narrowness, land is more extensive in the northern hemisphere, northern hemisphere में भूमि ज्यादा है, सागर सागरे हो जाए। अब हम लोग एक एक ओशन को जरा पढ़ लें और हर एक करंट का कारण भी पढ़ते चले जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि एक ओशन पढ़ने से हम लोग तीनों ओशंस को तैयार कर सकते हैं। एक ही चीजें बार बार आएंगी तो हम लोगों को ये रिकॉल हो जाएगा। तो हम लोग अब मैप बना लेते हैं। चलिए तो हेडिंग लिख लें, करेंट्स ऑफ करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ये बन गया। यहाँ ये अफ्रीका बना लेते हैं, यहाँ यूरोप इतना बना के छोड़ देते हैं, कोई आगे जरूरत नहीं है। यहाँ ब्रिटिश आइलैंड्स, यहाँ ये क्यूबा, हैती हिस्पैनियोला, जमाइका, टोबैगो, ट्रिनिदाद, लेसर एंटिलीज, बहामास, बरमुडास, ये आइलैंड बन गए। यहाँ गए तो कनाडा का न्यूफाउंडलैंड, ये यहाँ ग्रीनलैंड और ये आइसलैंड। यहाँ अफ्रीका के ये कनारी आइलैंड, अफ्रीका के आते हैं स्पेन के टेरिटरी में। अब हम लोग इस अटलांटिक को दो हिस्से में बांटते हैं। तो ये जो लाइन खींचते हैं बांटने वाली, दिस इज द इक्वेटर। अब अर्थ अगर घूमेगी तो अर्थ के घूमने से यहाँ ये मिड लैटिट्यूड पर कोरियालिस फोर्स इफेक्टिव रहेगा और ये पानी को यहाँ गोल गोल घुमाता रहेगा। ऐसे ही यहाँ कोरियालिस फोर्स इफेक्टिव रहेगा और ये भी पानी को गोल गोल घुमाता रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन घूमती हुई अर्थ का टॉर्क कहाँ ज्यादा होगा? इक्वेटर की ओर टॉर्क बढ़ जाएगा। अगर इक्वेटर की ओर टॉर्क बढ़ता है तो यहाँ का वार्म वाटर ये इधर चलेगा। तो बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन द इक्वेटोरियल करंट डेवलप। अब जैसे ही इक्वेटोरियल करंट यहाँ लड़ेंगी तो अब इसकी एक ब्रांच इधर चली जाएगी, एक ब्रांच इसके अंदर आ जाएगी। इसे हम कहेंगे कोस्टल डिफ्लेक्शन। जैसी तटरेखा है वैसी धाराएं घूम गई, अब ये पानी इसको धक्का देगा। अब यहाँ से नैरो वाटर बहुत तेजी से यहाँ गल्फ स्ट्रीम के रूप में बाहर जाएगा। तब तक इधर से वेस्टर्लीज विंड्स आ जाएंगी और वेस्टर्लीज विंड्स इस पानी को लेकर चल देंगे। यहाँ पड़ा हुआ रिज जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, ये इसकी शाखाओं को एक आइसलैंड की ओर भेज देगा, तो दूसरा नॉर्वे की ओर, तो तीसरा नॉर्थ सी में चली जाएगी। ये सारा हम लोगों ने, यहाँ विंड ड्रिफ्ट ने काम किया, यहाँ नैरो माउथ ने काम किया, यहाँ कोस्टल डिफ्लेक्शन हो गए, ये रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया। अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब जब ये पानी इधर ऐसे घूम रहा है तो इसके कारण यहाँ का हल्का ठंडा पानी इसकी ओर आता रहेगा, कनारी आइलैंड से होकर आएगा, तो इसका नाम कनारी करंट हो जाएगा। यहाँ पर लो सैलिनिटी होगी तो लो सैलिनिटी में पानी ज्यादा होता है, यहाँ हाई सैलिनिटी होगी तो हाई सैलिनिटी में पानी यहाँ कम होता है। तो यहाँ भी करंट एक चलती चली आएगी ठंडी, जिसे हम लेब्राडोर करंट कहेंगे। तो हम लोगों ने अटलांटिक ओशन की धाराओं को दो हिस्से में बांट लिया। ये नॉर्थ अटलांटिक की करंट हो गई। अब यहाँ साउथ अटलांटिक पर आ जाए तो साउथ अटलांटिक में भी ये जब तक से टकराएगा तो ये पानी इधर चलेगा। ये गर्म गर्म पानी कहाँ तक जाएगा? जब तक कि यहाँ न्यू फाउंडलैंड ना मिल जाए, सॉरी फॉकलैंड, फॉकलैंड तक गर्म पानी आएगा। तब तक पछुआ हवाएं आ जाएंगी वेस्टर्लीज, और वेस्टर्लीज यहाँ के ठंडे पानी को लेकर चल देंगी। ये गई, फिर ये ठंडा पानी इधर मुड़ जाएगा। बाकी ये वेस्टर्लीज पानी लेके इंडियन ओशन में आ जाएंगे। इधर कौन सा ओशन है? ये इंडियन ओशन। इधर हम लोग देखें तो एंटार्कटिका पड़ा हुआ है, एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। इधर का ठंडा ठंडा पानी लो सैलिनिटी की बदौलत चलता रहेगा। तो यहाँ लो सैलिनिटी होगी, ये फॉकलैंड करंट चलेगी, क्योंकि मिड लैटिट्यूड पर हाई सैलिनिटी होगी यहाँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ सारे फैक्टर्स को समझ सकते हैं। ये किसके बदौलत चल रही है? अर्थ रोटेशन के कारण। इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल करंट। तो आप इन सबको अगर लिखेंगे या समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन की धाराओं को हमने दो हिस्से में बांट लिया। करेंट्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एंड करेंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक। दो ग्रुप में बांटा। तो इसकी करंट पढ़नी है हमें अटलांटिक की। अटलांटिक की करंट्स को हमने दो हिस्से में बांट लिया, नॉर्थ अटलांटिक एंड करेंट्स ऑफ द साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक में जो हमें करंट्स मिले, नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट कौन कौन से हैं? तो पहली करंट जो चल रही है, नंबर 1, नॉर्थ अटलांटिक, इक्वेटर से नॉर्थ में है। इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के पैरेलल है। कैसी है? तो ये वार्म होगी क्योंकि इक्वेटर के पैरेलल है। जो चल रही है तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन के कारण ही चलती है।
देन अब अगर आ जाए तो जैसे ही आगे बढ़ती है इस करंट की शाखाएं हो जाती हैं तो इट गेट डिवाइडेड इनटू 1A एंड 1B. नॉर्थ अटलांटिक करंट गेट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस ड्यू टू कोस्टल डिफ्लेक्शन. गेट डिवाइडेड इनटू 1A. दिस इज कॉल्ड एंटिलीज करंट. एंटिलीज नाम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ एंटिलीज आइलैंड है. 1B, यहाँ ये कैरिबियन सी है इसलिए करंट का नाम कैरिबियन करंट है. इट गेट डिवाइडेड इनटू टू. क्यों डिवाइड हो गई? ड्यू टू कैरिबियन आइलैंड. तो कैरिबियन आइलैंड इस धारा के बीच में आ गए और इन्होंने इस धारा को दो भागों में बांट दिया. एक धारा हो गई एंटिलीज करंट, दूसरी हो गई कैरिबियन करंट. अब यही कैरिबियन करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है. तो अब यहां से एक नई धारा जन्म लेती है नंबर 2. दैट इज कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम. तो इसे हम गल्फ स्ट्रीम कह देंगे. गल्फ स्ट्रीम. तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है? बॉम्ब है. कहां चल रही है? ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पैरेलल चलती है. तब तक क्या होगा? ये थर्ड आ गई. इसका नाम क्या हो जाएगा? थर्ड करंट. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वेस्टर्लीज ड्रिफ्ट करंट. कैसी होगी? बॉम्ब. कौन चला रहा है? ड्यू टू वेस्टर्लीज. तो ये वेस्टर्लीज के कारण चलेगी. वेस्टर्लीज क्या है? विंड्स है. और जो विंड्स के कारण चलते हैं उन्हीं को हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहते हैं. अब फोर्थ करंट की बात आ जाए तो दिस इज द थर्ड. नाउ फोर्थ, दिस वन इज कॉल्ड कैनारी करंट. कैनारी करंट इज कोल्ड. तो ट्रेड विंड्स इधर से आते हैं. ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है. तो ट्रेड विंड जो मूव करेंगे वो लैंड टू सी. और जब लैंड टू सी होती है तो हवा ड्राई होती है, उसकी वेपर को ये खींच लेगी. और जब वेपर को खींचेगी ये सूखी हवा तो ये कोल्ड करंट होगी. कैनारी करंट इज द कोल्ड करंट. यहां पर लेब्राडोर सी में लो सैलिनिटी है, मिड लैटिट्यूड पर हाई सैलिनिटी है. दिस इज द फिफ्थ करंट, लेब्राडोर करंट. एक जगह आपको हमने समझा दिया, अब हर एक क्वेश्चन पर यही लागू होगा. कैसी होगी? कोल्ड होगी. क्यों चल रही है? ड्यू टू सैलिनिटी ग्रेडियंट. इस सैलिनिटी ग्रेडियंट के कारण चलेगी. तो पांचों करंट आपने पढ़ ली. किसकी? नॉर्थ अटलांटिक की. अब ऐसे यहां नाम हो जाएगा नंबर 1 साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट. ये देश है ब्राजील यहां, इसलिए इस धारा का नाम हो जाएगा ब्राजीलियन करंट. कौन करंट होगी ये? यही जब इधर जाएगी तो साउथ अटलांटिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट. यहां बेंगुला पोर्ट है इसलिए इसका नाम बेंगुला करंट. ये यहां फॉकलैंड आइलैंड है इसलिए इसका नाम है फॉकलैंड करंट. अब हम लोग सभी को समझ लें. तो नंबर 1 बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन. नंबर 2 बिकॉज ऑफ कोस्टल ओरिएंटेशन. नंबर 3 बिकॉज ऑफ विंड ड्रिफ्ट. देन अर्थ रोटेशन यानी कोरियालिस फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. दिस इज द बेंगुला करंट. एंड ड्यू टू सैलिनिटी ग्रेडियंट इट इज द फॉकलैंड करंट. 1 2 3 4. दिस वन इज द फॉकलैंड करंट इज द 5. तो 5 करंट हमें नॉर्थ अटलांटिक में मिली और 5 करंट हमें साउथ अटलांटिक में मिली. जिस जो रेड कलर से दिखाई गई है करंट वो वार्म है और जो ग्रीन कलर से है वो कोल्ड है. इतना आसान हो गया. तो अब आप लोग करंट्स जो है एक क्वेश्चन के किसी एक पार्ट को पढ़ ले तो दूसरा पार्ट अपने आप समझ में आ जाए. हम लोग चलते हैं करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन. आगे बढ़ जाए. ये पैसिफिक ओशन बना हुआ है. अब पैसिफिक ओशन को हम लोग यहाँ इक्वेटर से डिवाइड कर दें. ये डिवाइड कर दिया तो ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग. यहाँ पूरा वाटर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा जैसे नॉर्थ अटलांटिक में घूम रहा था. ये साउथ पैसिफिक हो गया, दक्षिणी प्रशांत. यहाँ पूरा पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा जैसा कि साउथ अटलांटिक में था. अब हम लोग यहाँ करंट दिखा देते हैं. तो ये जो करंट यहाँ चलेगी ये आई सीधी यहाँ फिलीपींस से लड़ गई. यही है नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट. यहाँ के लड़ने के बाद अब ये वाटर सीधा जापान की ओर चल दिया. जापान के लोग बोले कीरो कीरो वाटर आ गया. कीरो मतलब गरम गरम पानी आ गया. दिस इज द किरोशियो करंट. कीरो कीरो. तो कीरो मीन्स होता है वार्म वाटर.
और CO मीन्स होता है करंट। क्यूरोसीओ मीन्स द वार्म वाटर करंट। कौन कहता है? ये जापान के लोग, जापान आइलैंड है यहाँ। अब जब ये वार्म वाटर यहाँ से होता हुआ आगे बढ़ेगा तब तक वेस्टर्लीज विंड्स आ जाएंगे और वेस्टर्लीज अपना जोरदार धक्का इसे देंगे, तो तुरंत ये जो वार्म वाटर है वो अब टर्न कर जाएगा वेस्टर्लीज के डायरेक्शन में। ये गया कनाडा से जाके टकराया। तो इस करंट का नाम अपने आप समझ गए होंगे, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट, वो भी किसकी? नॉर्थ पैसिफिक की, नॉर्थ पैसिफिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। अब ये पानी इधर ऐसे घूम रहा है तो इसके साथ यहाँ का पानी ठंडा ठंडा ये चला आया, इसे हम कैलिफोर्निया करंट कहेंगे। अब आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ बेरिंग सी का ठंडा जल जो भी होगा, ये ठंडा जल होगा तो नमक कम होगा क्योंकि एवापोरेशन कम होगा, तो यहाँ के हाई सैलिनिटी की ओर आता रहेगा, ये करंट जन्म लेगी। तो जब ये यहाँ पहुंची तो क्यूराइल आइलैंड पर क्यूराइल करंट, और जापान पर जब पहुंची तो क्यूरोशियो करंट। तो क्यूरो मीन्स ठंडा, सॉरी ओयो मीन्स ठंडा, ओयोशियो करंट, ये है ओयोशियो, ओयोशियो करंट। ओयो मीन्स कोल्ड, सीओ मीन्स करंट, तो दैट इज द कोल्ड करंट। और यहाँ क्यूराइल आइलैंड थे तो क्यूराइल आइलैंड के बदौलत इसका नाम क्या है? क्यूराइल करंट भी कहते हैं। तो या तो क्यूरोशियो कह लें या क्यूराइल करंट कहते हैं, बात एक ही है, एक ही करंट की दो नाम। क्यूराइल आइलैंड के बदौलत इसे क्यूराइल करंट कहते हैं। तो कितनी अब करंट्स हो गई? तो यहाँ भी हमें 5 करंट्स मिल गई, दिस इज द 5th। ऐसे ही साउथ अटलांटिक पर अगर हम लोग चल दें, सॉरी साउथ पैसिफिक में, तो यहाँ से ये करंट चलेगी, ये चली आ रही है, अब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट से टकरा के ये साउथ की ओर चल देगी। जैसे ये साउथ की ओर घूमेगी इधर से वेस्टर्लीज विंड्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर वेस्टर्लीज थे ऐसे यहाँ वेस्टर्लीज चल रहे होंगे। अब ये वेस्टर्लीज अपने साथ ठंडा ठंडा पानी लेकर चले जाएंगे, ये देखो इधर ये पानी रोटेशन के कारण घूमेगा। तो अब यहाँ भी करंट के नाम आप या नंबरिंग दे सकते हैं, साउथ पैसिफिक में नंबर 1, साउथ पैसिफिक में नंबर 2, साउथ पैसिफिक में नंबर 3, साउथ पैसिफिक में नंबर 4। इस तरीके से हम लोगों ने पैसिफिक को दो हिस्से में बांट लिया अटलांटिक की तरह, और सारे करेंट्स को डिस्कस कर लिया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बांट लें, करेंट्स ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। कौन कौन से करेंट्स हैं यहाँ? नंबर 1 नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ पैसिफिक में कौन सी? इक्वेटोरियल करंट। कैसी होगी? फॉर्म ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ये हो गया। कैसी चलेगी? हमेशा इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती है, कोई भी हो ईस्ट से वेस्ट की ओर, और हमेशा वार्म होंगी। अब हम लोग दूसरी करंट देखें तो ये क्यूरोशियो कही जाएगी। नंबर 2 क्यूरोशियो करंट। कैसी रहेगी क्यूरोशियो करंट? वार्म की ओर चल रही है ड्यू टू कोस्टल डिफ्लेक्शन, जैसा कोस्ट ने मोड़ दिया, कोस्टल ओरिएंटेशन। तो करंट का कारण भी समझ गए। अब बात आती है थर्ड करंट, नॉर्थ पैसिफिक वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। ये भी वार्म है। वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट क्योंकि नॉर्थ की होती है हमेशा वार्म होती है, क्यों चलती है करंट? करंट्स मूव ड्यू टू मोमेंटम ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज अपने अपने साथ इन्हें घसीट कर चलती है संवेग से। ये है। अब बात आ गई फोर्थ। फोर्थ पर यहाँ देखें तो ये कैलिफोर्निया खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसलिए फोर्थ करंट का नाम कैलिफोर्निया करंट हो जाएगा। कैलिफोर्निया करंट कैसी होगी? कैलिफोर्निया करंट कोल्ड होगी, क्यों टर्न कर रही है? बिकॉज ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन, ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन।
ऑफ नॉर्थ पैसिफिक। देन लास्ट वन दैट इज द फिफ्थ करंट, ये बची फिफ्थ, ये भी कोल्ड होगी, इज कॉल्ड क्यूराइल। जापान के लोग इसे क्यूराइल करंट को ओयोसीओ कहते हैं, ठंडे को ओयो और गर्म को क्यूरो। कैसी हो गई? कोल्ड। इसके कारण चल रही है तो ड्यू टू सैलिनिटी ग्रेडियंट। इसलिए कल आपको थोड़ा बहुत हमने सैलिनिटी का भी आइडिया दे दिया था ताकि ये करंट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये पांचों करंट हो गई किसकी? नॉर्थ पैसिफिक की। तो इसी तरीके से हम लोग इधर भी लिख सकते हैं करंट ऑफ साउथ पैसिफिक। करंट्स ऑफ साउथ पैसिफिक, दक्षिणी प्रशांत की भी आप धाराएं लिख सकते हैं। तो यहां ये नंबर 1 क्या नाम हो जाएगा? साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है तो नंबर 2 ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देन वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट साउथ पैसिफिक की। दिस इज द पेरू पहुंचेगी, यहाँ कंट्री का नाम पेरू है, इसलिए इस करंट का नाम भी पेरू या ज्योग्राफर के नाम पर इसे हम्बोल्ट भी कहते हैं। पेरू या हम्बोल्ट करंट इसका नाम हो जाएगा ग्रीन वाले का। इस तरीके से चारों के नाम आप यहां भी लिख सकते हैं। साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। कैसी होगी साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट? कोल्ड, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। क्यों चल रही है? अर्थ के घूमने से, जिसके कारण ये चल रही थी। सेम फैक्टर वही होगा नंबर 1 पर। नंबर 2 कहां पर पहुंच गए? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नंबर 1 नंबर 2 ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। कैसा होगा? कोल्ड। इसके कारण है, समझ गए होंगे क्यों बन गई? बिकॉज ऑफ कोस्टल ओरिएंटेशन। तो यहाँ कोस्टल ओरिएंटेशन ने अपना काम कर दिया। तो हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पर ओरिएंटेशन के कारण, कोस्टल ओरिएंटेशन के कारण गर्म धाराएं चलती। तो तीसरा बची कोल्ड करंट, साउथ पैसिफिक वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट। कैसी होगी? कोल्ड। कारण पता है कौन लेकर चल रहा है? वेस्टर्नली। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देन फोर्थ इट इज कॉल्ड पेरू या हम्बोल्ट करंट। दिस इज द फोर्थ। कैसी होगी? कोल्ड। रीजन पता है? बिकॉज ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। हाँ, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट जो होगा, अच्छा ये यहाँ साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट इज द वार्म करंट। याद रखिए। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इट इज आल्सो वार्म करंट। इनको बदलने में ये साउथ पैसिफिक इज द कोल्ड करंट, ये कोल्ड, दिस इज द कोल्ड, इट इज आल्सो कोल्ड, पेरू या हम्बोल्ट। तो हम लोगों ने लिख लिया। तो ये लिखने में, कलर बदलने में ध्यान नहीं, इसको आप वार्म कर लेंगे। इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट आर ऑलवेज वार्म, ईस्ट कोस्ट करंट आर ऑलवेज वार्म। ये ध्यान रखना, कहीं भी होगा ईस्ट कोस्ट की करंट वार्म और इक्वेटोरियल करंट वार्म हो, नॉर्थ वाले ड्रिफ्ट करंट वार्म और ये कोल्ड हो। हाँ, पेरू करंट या यहाँ ये कैलिफोर्निया करंट, ये सब किसी विंड से नहीं चलते, ट्रेड विंड के कारण ठंडे रहते हैं। बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड दे आर कोल्ड बट दे आर नॉट मूविंग, दे आर मूविंग ड्यू टू द क्लॉकवाइज रोटेशन। ये यहाँ मूव करती है बिकॉज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ऐसे ध्यान रखना है। तो अब आपके एक ही पेज पर सारी करंट हो गई और उसकी एनालिसिस भी आपके सामने है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम लोग इंडियन ओशन पर जाएं। तो ये इंडियन ओशन बना हुआ है, तो इंडियन ओशन को भी अब हम लोग दो हिस्से में बांट दें। ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ इंडियन ओशन। क्योंकि ये इक्वेटर से नॉर्थ में है इंडियन ओशन का पार्ट, तो इट इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन ओशन। यहां आ जाएंगे तो ये इक्वेटर से साउथ में है, साउथ इंडियन ओशन। साउथ इंडियन ओशन में वाटर ये मूव करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर ये लैंड है मिड लैटिट्यूड पर, तो अब नॉर्थ इंडियन ओशन में तो पानी है नहीं, यहाँ लैंड है, तो इसलिए यहां पर मानसून विंड चलते रहते हैं। समर मानसून विंड अपने साथ ले जाएंगे। ये लो, ये समर मानसून करंट हो गई, इसे हम एसएमसी कहेंगे। अब सर्दियां आ गई तो यहां पर ये विंटर मानसून करंट हमेशा वार्म होते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन ओशन पोल तक नहीं पहुंच पाता।
हम लोगों को पता है यहाँ पर ये एशिया कॉन्टिनेंट, पोल बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पोल का कोई ठंडा पानी नहीं आता। इसलिए नॉर्थ इंडियन ओशन में हमें ना तो करंट गोल गोल घूमती दिखाई देती है और ना ही कोल्ड करंट है। सिर्फ एक कोल्ड करंट 6 महीने के लिए आती है यहाँ। ये यहाँ इक्वेटोरियल करंट जन्म लेगी साउथ इंडियन ओशन में। जब ये यहाँ इससे टकराएगी तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो हिस्से हो गए। इसका एक पार्ट इधर की ओर चल देगा, लेकिन यहाँ अरब के डेजर्ट है। ये डेजर्ट समर में बहुत सूखे रहते हैं और सूखे रहने से यहाँ की जब एयर इन सबसे टकराती है, जहां जहां डेजर्ट्स होंगे ये, तो ये करंट समर में पूरी कोल्ड हो जाती है। इसी का नाम है, सोमालिया से चलती है। दिस इज द सोमाली करंट। तो सोमाली करंट इज कोल्ड, बट कोल्ड ओनली इन समर, नॉट इन विंटर। कोस्टल डिफ्लेक्शन के कारण यहाँ का गर्म पानी नॉर्थ की ओर चल देता है और ये कोशिश करता है कि इसको हम ऐसे गए हैं तो घुमा दें, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्लीज होती नहीं है जो इसे घुमाते और अरब सागर में पानी क्लॉकवाइज घूमता, क्योंकि इधर तब तक लैंड आ जाती है। तो नॉर्थ इंडियन ओशन का जो सर्कुलेशन है वो बाकी अन्य ओशन से अलग है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो कौन सी हवाएं चल रही होंगी 40 डिग्री पर, वही रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, क्रीकिंग 60s। ये विंड्स अपने साथ इनका ठंडा पानी लेकर चलती चली जाएंगी और ये कहां पहुंच जाएगी? अब ये पैसिफिक ओशन में, साउथ वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। ऐसे ही ये अपने साथ ठंडा ठंडा पानी इसका लेके आ रही होंगी अटलांटिक का। इधर ये अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक का कोल्ड वाटर इंडियन ओशन में पहुंचता है और इंडियन ओशन का ये कोल्ड वाटर पैसिफिक में चला जाता है। तो साउथ इंडियन ओशन का तो पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन नॉर्थ इंडियन का पानी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम पाता। तो यहां चलनी चाहिए थी नॉर्थ इंडियन में इक्वेटोरियल करंट चलनी चाहिए थी। जैसे ही इक्वेटोरियल करंट यहां से मूव करना चाहेगी, इंडियन पेनिनसुला इसे रोक देता है। तो भारतीय प्रायद्वीप इसे नहीं चलने देता। तो इंडियन ओशन कर्क रेखा तक ही है और कर्क रेखा तक लो लैटिट्यूड कहा जाता है। और लो लैटिट्यूड में कोरियालिस फोर्स वीक होते हैं, कोरियालिस फोर्स यहां स्ट्रांग होंगे, तब यहां गोल गोल घूमता पानी, लेकिन यहां पानी ही नहीं है क्योंकि लैंड है। अब समझ में आ गया? तो ये कौन सी करंट हो गई? साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट। कैसी है? बॉम्ब है। क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। ये मेडागास्कर आइलैंड है, इधर मोजाम्बिक देश है, तो इस करंट का नाम मोजाम्बिक करंट है और चूंकि ये मेडागास्कर आइलैंड है इसलिए इसका नाम मेडागास्कर करंट है। दोनों मिल गए तो यहां पर एक आइलैंड है, इट्स नेम इज अगुलहास। तो इस करंट का नाम अगुलहास करंट। अगुलहास करंट के एक और इधर अटलांटिक ओशन है, तो इधर ये इंडियन ओशन है। तो कौन सी ऐसी करंट है जो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन की बाउंड्री बनाती है? द करंट विच मेक द बाउंड्री बिटवीन साउथ वेस्ट इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट अटलांटिक ओशन। नेम ऑफ दिस करंट इज अगुलहास करंट। तो यहाँ कई खास पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए। क्या क्या? कि सभी जितने भी हैं ओशन, सभी के नॉर्दर्न पार्ट में जो वाटर है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ये देखो, ये चाहे पैसिफिक ओशन हो, चाहे अटलांटिक हो, सभी में जो पानी है वो नॉर्थ में क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन ये क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट नहीं लागू होगा किसमें? इंडियन पर, इंडियन ओशन पर ये कंसेप्ट लागू नहीं होता। यहाँ पानी क्लॉकवाइज नहीं घूम। तो वाटर ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन डजंट रोटेट क्लॉकवाइज। लिख ले, वाटर ऑफ इंडियन ओशन डज नॉट रोटेट। ये गोल गोल नहीं घूमता, क्योंकि गोल गोल घुमाते कौन है? इक्वेटोरियल करंट और वेस्टर्लीज। क्योंकि ना तो यहाँ इक्वेटोरियल करंट है नॉर्थ में और ना ही ड्रिफ्ट करंट, बिकॉज देयर इज neither इक्वेटोरियल करंट नॉर वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट। तो ना तो वेस्टर्ली ड्रिफ्ट करंट है यहाँ और ना ही इक्वेटोरियल करंट।
इंडियन ओशन में कंसेप्ट अलग है। हमेशा ईस्ट कोस्ट पर हमें वार्म करंट मिलती है, जैसे मोजाम्बिक करंट, वार्म करंट, मेडागास्कर करंट, वार्म करंट, बट सोमाली करंट इज द यूनिक करंट इन द वर्ल्ड दैट इज वार्म along the east coast. Somali current is unique current. Somali current is unique current in the world. It is cold in summer season along the east coast because क्यों यूनिक है? Because it is cold in summer. ग्रीष्मकाल में ठंडी है, कहां पर? और ईस्ट कोस्ट पर, एट द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अरेबिया। चाहे अरब की बात कर ले हम, चाहे इसकी है, तो ईस्ट कोस्ट थी, और ईस्ट कोस्ट पर हमेशा हमें कैसी करंट मिलती है? किसी का भी ईस्ट कोस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट है, वार्म करंट है, एशिया का ईस्ट कोस्ट है, वार्म करंट है, अफ्रीका का ये ईस्ट कोस्ट है, वार्म करंट है, वेस्ट कोस्ट पर हमेशा कोल्ड करंट होती है और ईस्ट पर वार्म। तो अगुलास करंट मेक द बाउंड्री बिटवीन इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन। ये फ्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी करंट के बारे में। तो बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी होगी बताइए? बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये है। ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट कोस्ट पर जो करंट है उसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। दिस इज नंबर 1, द 1A, द 1B, ये दो ब्रांचेस हो गई। अगुलहास नंबर 2, वेस्टर्नली ड्रिफ्ट करंट साउथ इंडिया की, दिस इज नंबर 3, एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट दिस इज नंबर 4। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज द कोल्ड करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट किस ओशन में है? तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन में है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पैसिफिक ओशन में है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन आ जाएगा इधर, और ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट है। अब जितने भी यहाँ पर आपके बने हुए हैं सारे कंसेप्ट याद रहे। एसएमसी आप जानते ही हैं, एसएमसी मीन समर मानसून करंट। समर मानसून जब विंड चलती है तब ये करंट चलती है। डब्ल्यूएमसी आप जानी गए होंगे कि विंटर मानसून करंट्स है, डब्ल्यूएमसी कह देंगे। डब्ल्यूएमसी मींस विंटर मानसून करंट। विंटर मानसून करंट की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी, ये है विंटर मानसून, और ये जो जा रही है ये सब समर मानसून। इक्वेटोरियल करंट इंडियन ओशन में नहीं चल पाती क्योंकि इंडियन पेनिनसुला उसे रोक देता है। इक्वेटोरियल करंट डजंट मूव, और वेस्टर्लीज भी नहीं चलती क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्लीज को चलना चाहिए, लेकिन यहाँ लैंड है और करंट के लिए ओशन चाहिए। मोजाम्बिक और अगुलहास दोनों अलग हैं, तो जब मेडागास्कर और मोजाम्बिक दोनों मिल जाते हैं तो इनके मिलने से जो करंट बनती है वो अगुलहास करंट। मोजाम्बिक 1B है, 1B मतलब 1 की ब्रांच है, 1A मतलब 1 की ब्रांच है। तो 1A एंड 1B आर द ब्रांचेस ऑफ द नंबर 1 करंट। नंबर 1 करंट मींस साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट। तो मोजाम्बिक एंड अगुलहास आर नॉट सेम। कोई डाउट? यहाँ पर ये क्लियर हो गया। मानसून वगैरह पर जब दोबारा आएंगे तब फिर मानसून के साथ इन करंट्स को लानिना और अल्नीना आपको बताएंगे। तो लानिना अल्नीना इन कारकों से नहीं चलते, उनके अपने स्पेसिफिक रीजन और कारक होते हैं, उनकी बात करी जाएगी यहाँ पर नहीं। तो हम लोगों ने सारी करंट्स पढ़ ली। करंट्स को कौन कौन से फैक्टर चलाते हैं? तो सबसे बड़ा फैक्टर है सैलिनिटी ग्रेडियंट, क्योंकि सैलिनिटी से सी लेवल में एक तरफ पानी ऊंचा तो दूसरी तरफ नीचा हो जाता है, उसे हम करंट बोलते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किए, और कल भी कुछ चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे सैलिनिटी पढ़ा था, आज आप चाहें तो उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सैलिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द वाटर इज सैलिनिटी। 1 किलो पानी में जितनी नमक की मात्रा होती है उसे हम सैलिनिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ साल्ट इज टेकन इन ग्राम्स, सैलिनिटी इज प्रेजेंटेड एज पार्ट्स पर 1000। ऑन द बेसिस ऑफ द सैलिनिटी वाटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सैलिनिटी के आधार पर हम जल को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। फ्रेश वाटर, तो किसे फ्रेश वाटर कहा जाता है? जिसकी सैलिनिटी 10 ppT से कम होती है, यानी 1 किलो पानी में नमक की मात्रा या साल्ट की मात्रा 10 ग्राम से कम। ब्रैकिश वाटर, यहाँ सैलिनिटी समय समय पर बदलती रहती है। सैलिनिटी चेंजेस फ्रॉम 10 to 20 ppt
विद टाइम एंड सीजन, तो जो समय और ऋतु के हिसाब से बदल जाए की सैलिनिटी, जैसे हमारे यहाँ चिल्का लेक, पुलिकट लेक, तो जब मानसूनी वर्षा होती है तो इनकी सैलिनिटी कम हो जाती है और जब वर्षा बंद हो जाती है तो इनकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन 20 पीपीटी से ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसे हम ब्रैकिश वाटर कहेंगे। तो ब्रैकिश वाटर में चिल्का आ गया, जितनी हमारी एस्चुरीज हैं वो सब ब्रैकिश वाटर वाली होती है। सैलाइन वाटर ये सभी हमारे खुले महासागर होते हैं, यहाँ सैलिनिटी हर हाल में 20 पीपीटी से ज्यादा होती है, इसे हम सैलाइन वाटर कहते हैं। ये जो फ्रेश वाटर है ये ज्यादातर हमारे रिवर्स में मिलता है, नदियों में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में। रिवर वाटर में फ्रेश वाटर है, सैलिनिटी 10 पीपीटी से कम है, लेकिन कौन सा साल्ट ज्यादा होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इनटू रिवर वाटर, जबकि सी वाटर में सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है। अगर इन सब में और हम लोग आगे बढ़े तो जो ओशनिक सैलिनिटी है, तो जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन है दैट इज 32 पीपीटी, एवरेज 32। शेयर ऑफ डिफरेंट साल्ट इन सी वाटर, अगर हम 32 ग्राम मान भी लें कि सागर में हर जगह 32 ग्राम साल्ट है 1 किलो पानी में, तो कौन सा साल्ट सबसे ज्यादा है, तो हाईएस्ट जो अमाउंट होती है जिस साल्ट की, तो ये आपके बीपीएससी के लिए ध्यान रखना है, 77.7%। सोडियम क्लोराइड ये खाने वाला नमक है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और ये सभी होते हैं, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट सी वाटर में जिस साल्ट की है वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट कॉमन साल्ट इन सी वाटर। सागरीय जल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला साल्ट नमक है, इसी को हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। हाँ, डेड सी ऑफ वॉन लेक की सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कल कहा था कि वहां लैंड ज्यादा है और वाटर कम है, और सब ट्रॉपिकल में है तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी ज्यादा है, तो वॉन लेक की सैलिनिटी डेड सी से ज्यादा है। तो जो सैलिनिटी में अगर हम लोग बात करें, वॉन लेक ऑफ तुर्की, टर्की हैज हाईएस्ट सैलिनिटी द वर्ल्ड। तुर्की की जो वॉन झील है उसमें सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। रीजन क्या है आपको समझा दें, ये ये रहा हमारा अफ्रीका का कोस्ट, ये इजराइल, सीरिया और ये तुर्की। इधर ये यूरोप, अफ्रीका, अरेबिया। अगर हम यहाँ आ जाएं, ये डेड सी जॉर्डन में, वॉन लेक यहाँ तुर्की में, डेड सी जॉर्डन, ये वॉन लेक टर्की। ये है। तो अब अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात करें, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ये अफ्रीका है, मेडिटेरेनियन सी है, कहाँ स्थित है, तो इस बेल्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। क्या बताया था कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट में रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा है, पानी उड़ता ज्यादा है, ई बहुत ज्यादा है बजाय किसके, वर्षा के, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर रहता है तो पी की वैल्यू कम है, इसलिए इन सभी एरिया में सैलिनिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जहाँ पानी बहुत कम हो गया है, लैंडलॉक्ड है ये पार्ट, तो ये जो डेड सी है ये सी लेवल के नीचे है, लेकिन वॉन लेक ये ऊंची पहाड़ियों पर है, हाईलैंड पर है तुर्की के, और हाईलैंड्स पर रेट ऑफ एवोपरेशन और ज्यादा हो जाता है, पानी और तेजी से उड़ता है ई, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सैलिनिटी इस वॉन लेक की। हाँ, तो अगर डेड सी का पानी हम लोग वॉन लेक में डाल दें तो वो भी तैर जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो वॉन लेक में जो सैलिनिटी होती है वो लगभग 33 पीपीटी, यानी आम जितने ओशंस होते हैं सबसे लगभग 10 गुनी ज्यादा, 10 टाइम्स। और यहाँ डेड सी की अगर हम लोग बात करें तो ये 42 से लेके 49 पीपीटी तक रहता है। तो दुनिया में हाई डेड सी मीन्स जहां पर
लाइफ जो है, सेल्स जो होंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है या सैलिनिटी ज्यादा है, तो एक्जियोस्मोसिस हो जाती है। तो इसलिए इसका नाम डेड सी रख दिया है। तो नॉर्मल सेल्स कैन नॉट सर्वाइव। तो सामान्य जो सेल्स होती हैं कैन नॉट सर्वाइव और थ्राइव इनटू डेड सी। क्यों? क्योंकि एक्जियोस्मोसिस हो जाती है, उनके अंदर का पानी बाहर निकल जाता है। एक्जियोस्मोसिस हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सी ऑफ द डेड सेल। यहाँ अलग तरह की सेल्स ही सर्वाइव करती हैं, जिन्हें कहा जाता है साल्ट रेजिस्टेंट। तो ओनली साल्ट रेजिस्टेंट लाइफ कैन सर्वाइव इनटू डेड सी। साल्ट रेजिस्टेंट लाइफ कैन सर्वाइव डेड सी। तो ये नहीं कि डेड सी में कोई लाइफ नहीं है, वहां की अपनी अलग स्पीसीज है, वॉन लेक की अलग स्पीसीज है, जो बहुत ज्यादा हाई सैलिनिटी पर भी सर्वाइव करती है। हाँ, नहीं कर पाएंगे, वॉन लेक में भी नहीं करते। तो जब डेड सी में ही नहीं कर सकते, तो वॉन लेक में सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं होता है। तो यूनिक लाइफ होती है इनकी, दे हैव द यूनिक बायोडाइवर्सिटी। यहाँ की जैव विविधता बहुत अलग। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने सैलिनिटी को भी रिवाइज कर लिया, और सागर में सैलिनिटी डिफरेंस के कारण ओशनिक करंट चलते रहते हैं, ताकि एक जगह का साल्ट दूसरी जगह पहुंचा दे, एक जगह की हीट दूसरी जगह पहुंचा दे। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओशनिक करंट? तो ओशनिक करंट के चलने के पीछे का अपना कारण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थर्मल एनर्जी एंड साल्ट इनटू ओशन। तो ओशन में हीट और साल्ट का वितरण करना। ये अब हम लोग अगर बात करें तो इस पर पहुंचेंगे, तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों में कोरल्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ कम टू कोरल्स। हिंदी में इन्हें प्रवाल कहा जाता है, कोरल्स। कोरल्स होते क्या हैं? सीलेंट्रेट या निडेरिया फाइलम के ये लाइव मेंबर्स हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं। जो चलता नहीं है उसे हम स्टेशनरी या सीडेंट्री कहते हैं। सीडेंट्री और स्टेशनरी एनिमल्स, एनिमल्स हैं ऑफ सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट को एक और नाम दिया जाता है निडेरिया फाइलम। तो बायो वाले इन्हें निडेरिया फाइलम में रखते हैं या पढ़ते हैं। इनकी बॉडी पोरस होती है, इनकी सिंगल बॉडी को पॉलिप कहा जाता है। द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉलिप। तो ये इस तरीके से होता है, कोई एक इंडिविजुअल, और इसके ऊपर यहाँ महीन महीन छेद होते हैं। दिस इज द पॉलिप। ये कोई एक पॉलिप हो गया, और इसी पर ये बने किसके होते हैं? तो बॉडी इज मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, लेकिन इनके ऊपर हमें रंग बिरंगे एल्गी दिखते हैं। इनकी बॉडी सेल्स में रंग बिरंगे एल्गी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही कलरफुल होते हैं। यानी अगर हम लोग ये कहें कि ये इसकी अपनी एक सेल है, बॉडी सेल ऑफ कोरल, तो अब इस बॉडी सेल्स पर हमें इसी के अंदर छोटे छोटे कलरफुल एल्गी मिलते हैं। ये एल्गी सनलाइट को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कलरफुल एल्गी इनसाइड द बॉडी सेल्स ऑफ कोरल, दे प्रोवाइड द एनर्जी टू द कोरल सेल्स। ये कोरल सेल्स को ऊर्जा देते हैं।
जबकि कोरल्स इनके बदले में इन्हें शेल्टर प्रदान करते हैं। कोरल्स प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी। ये इनको आश्रय देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे कमरे में रह लीजिए, लेकिन खाना बना के दे दीजिए। इस तरीके से इनका काम चल रहा। तो ये सिम्बायोसिस है। कोरल्स हैव द सिम्बायोसिस। ये किसका एग्जांपल हो गया? एक दूसरे को ये मदद कर रहे हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सहजीवन का एक अच्छा एग्जांपल है। अब कहां पर ये कोरल्स है, और जब बहुत सारे कोरल्स एक जगह आ जाएं तो वो कोरल कॉलोनी बन जाती है। ये है। इसके ऊपर एक और कॉलोनी बन जाएगी। तो जो न्यू कोरल्स होते हैं, मान लो ये न्यू कोरल्स हैं, ये उनसे पहले वाले हैं, ये उनसे पहले वाले हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन के ऊपर ही जन्म लेती है। दिस वन इज द यंग जनरेशन। ये यंग जनरेशन है, तो हम लोग क्या कहेंगे? यंग जनरेशन ऑफ कोरल डेवलप ओवर द skeletons of ancestor ऑब्लिक ओल्ड जनरेशन। तो पुरानी पीढ़ी के अस्थिपंजर पर ही नई पीढ़ियां जन्म लेती है। तो ये एक सिंगल पॉलिप बनाया था हमने, इंडिविजुअल कोरल्स, एंड दिस वन इज द कोरल कॉलोनी। ये कोरल कॉलोनी। तो फेवरेबल कंडीशंस में कोरल कॉलोनी साइज में ग्रो करते रहते। कोरल कॉलोनीज ग्रो इन साइज इनटू फेवरेबल कंडीशंस। तो अनुकूल दशाओं में ये कोरल्स ग्रो करते रहते हैं। और इन्हें हमने कल कहा था कि मान लो ये कोई एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ये ओशनिक बॉटम हो गई, मान लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये, इस पर कोई वॉल्केनिक आइलैंड फूट गया, ये वॉल्केनो है। कहाँ ये डेवलप होंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत गहरे पानी में नहीं होते। 100 फैथम से इनकी डेप्थ कम होनी चाहिए, और 100 फैथम से अगर डेप्थ कम है तो उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ये वॉल्केनो फूटा, अब ये वॉल्केनो पर हमें कोरल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ये सुटेबल डेप्थ होगी, इस सुटेबल डेप्थ वाले हिस्से पर ये कोरल्स दिखाई देंगे। कोरल साइज में ग्रो होंगे, कॉलोनी बनेगी, और ये बैरियर रीफ बन जाएंगे। तो ये था क्या वास्तव में? ये था एक वॉल्केनिक आइलैंड, एक ज्वालामुखी द्वीप है। और जहाँ ज्वालामुखी द्वीप वगैरह होते हैं वहाँ गहराई घटती बढ़ती रहती है। मान लो अब ये यहाँ सब्सिडेंस हो जाए, ओशनिक बॉटम पहले की अपेक्षा नीचे चली गई, इस पर बैठा ये वॉल्केनिक आइलैंड भी नीचे चला गया, ये यहाँ था, यहाँ से नीचे आ गया, ये रहा सी लेवल। तो अब ये जो ग्रीन कलर के कोरल्स थे ये थोड़ा नीचे आ गए। अब इनके ऊपर कोरल्स की एक और जनरेशन बन जाएगी। ये भी ग्रो करते रहेंगे। अब कुछ समय पश्चात फिर सी लेवल नीचे चला गया, सी लेवल यही है। यहाँ पर अब ये कोरल जो आइलैंड था वॉल्केनिक आइलैंड वो डूब गया। लेकिन यहाँ अब अगर हम लोग कोरल्स को देखें, ये पहले वाला पड़ा हुआ है, इसके ऊपर और ग्रोथ हो गई थी ये, और कोरल्स बन गए। यहाँ टॉप सरफेस पर ये इस आइलैंड के चारों ओर ये बने होंगे, एटॉल कहते हैं। ये माउंटेन्स ऑफ कोरल्स है। इन्हें बैरियर रीफ कहते हैं।
जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे छोटे हैं, इन्हें हम फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। जैसे रीफ्स इन अंडमान, हमारे अंडमान द्वीपों के पास, रीफ्स इन लक्षद्वीप, रीफ्स इन गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब फेवरेबल कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, फिर इन पर कोरल ब्लीचिंग है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, इन सब की बात हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना टॉपिक काफी है। यहाँ क्या हो गया है, ये सभी इस लेवल से नीचे जा रहे हैं, दिस इज द सब्सिडेंस ऑफ द सी बॉटम। तो ये सबमर्ज्ड आइलैंड है, डूबा हुआ, लगातार सब्सिडेंस हो रहा है सी बॉटम का। ओके, आज के लिए इतना काफी।